जय हिंद साथियों, इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग की क्लास है हिस्ट्री। क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास में। हिस्ट्री की क्लास में आज समझेंगे, हमारी टॉपिक है हिस्ट्री के क्लास में वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। क्या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, क्या है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल आज की टॉपिक है। आई होप आज की टॉपिक हमारी है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो आइए चलिए देखते हैं। या तो और सबसे पहले आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चाहे वीडियो अपलोड किए जाएंगे तुरंत इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा और हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहेंगे। तो चलिए आइए, क्लास को देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इतिहास में वैदिक काल पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास में वैदिक काल में पढ़ेंगे। जैसे कि माना जाता है कि सिंधु सभ्यता समाप्त होने के बाद, क्या सिंधु सभ्यता समाप्त होने के बाद वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के बीच में ऐसी कोई सभ्यता पनपी नहीं थी जिसके को प्रचलित हो। क्या प्रचलित हो? तो उसके सिंधु सभ्यता कुछ सालों बाद क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद, कुछ 100 साल बाद कौन सी सभ्यता विकसित हुई? वैदिक काल। वैदिक काल विकसित हुआ, जिसका माना जाता है 1500 BC से लेकर 600 BC तक है। क्या माना जाता है इसका माना जाता है कि ये 1500 BC से लेकर 600 BC तक रहा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वैदिक काल के बारे में, समझते हैं और इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बनेंगे हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं वैदिक काल। वैदिक कालों को हम दो भागों में पढ़ते हैं। क्या वैदिक काल को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। क्या दो भागों में पढ़ते हैं? पहला है ऋग वैदिक काल। पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कौन सा होता है? ये ऋग वैदिक काल। अब समझते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या है? ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में अंतर समझ लीजिए। जैसे कि हमारे 4 वेद हैं। क्या है? 4 वेद हैं। 4 वेद में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल उसे कहते हैं जो जानकारियाँ हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। जो जानकारियाँ हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है उसे कहते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और जो जानकारियाँ उत्तर वैदिक काल, यानी जो जानकारियाँ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसके बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। क्या है? सबसे पहले वैदिक जो है, वैदिक वेद शब्द से निर्मित है। जो वैदिक है वे वेद शब्द से निर्मित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन में वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद थी। तो क्वेश्चन भी बनेगा, सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। तो आइए अगला देखते हैं। वैदिक साहित्य रचना का श्रेय आर्यों को माना जाता है। यानी जो वैदिक काल है, यानी वैदिक साहित्य की रचना हुई है, जैसे वैदिक साहित्य में रचना में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक या उपनिषद, इनका साहित्य का रचनाकार किन्हें माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। जैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, कहाँ के निवासी थे। तो आइए इन कुछ विद्वानों के मत भी जान लेते हैं। क्या है? देखिए क्या है, सबसे विद्वान में देखते हैं, जो सबसे फेमस विद्वान है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। इनका मानना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्या आर्य मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक, यानी पंडित बाल गंगाधर तिलक का भी मानना है कि आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी समाज सुधारक लोग रहे हैं। इन लोग का, इनका भी मानना था, दयानंद सरस्वती का भी मानना था, कहाँ से आर्य आए थे? तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? ये तिब्बत से। और एक और विद्वान है हट एवं पेनका।
हर्ट एवं पेन का इनका मानना था कि आर्य जर्मनी से आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। और वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें दो तरीके से मिलती है। देखते हैं, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें दो तरीकों से मिलती है। पहला है साहित्य और पुरातात्विक। इन दोनों से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। जैसे समझते हैं साहित्य, साहित्य उसे कहते हैं जैसे कि किताबों से लिखा हुआ, किताबों से जानकारी प्राप्त को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी जो ज्ञान प्राप्त, जो जानकारी हमें किताबों से, ग्रंथों से मिलता है, समझिएगा, जो जानकारी हमें किताबों से, ग्रंथों से मिलता है वो क्या होता है? साहित्य में आ जाता है। और पुरातात्विक समझते हैं, पुरातात्विक उसे कहते हैं, पुरातात्विक उसे कहते हैं वह जानकारियां जो हमें किसी स्थान को खुदाई करके प्राप्त की जाती है। जैसे अभिलेख मिल गए, शिलालेख मिल गए, यानी अन्य चीज करके जो खुदाई करके जो सामान या चीजें प्राप्त करती है या जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। यानी ये पूरा वैदिक सभ्यता हमें दो तरीके से जानकारी प्राप्त हुई। ये तो साहित्य रूप से हुई, एक पुरातात्विक रूप से। अब देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम लोग देखेंगे वेदों को। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। क्या? 4 वेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। देखते हैं वेद। वेद हमारे कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनके 4 भाग हैं। क्या? इसके 4 भाग हैं। पहला है संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है आरण्यक और तीसरा है, चौथा है उपनिषद। क्या है? एक बार और इसको समझते हैं। वैदिक साहित्य में एक बार और इसको समझते हैं। क्या? वेद, वेद 4 हैं। क्या? वेद 4 हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। और इसके भाग कितने हैं? 4 भाग हैं। जैसे संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्या है? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं। तो चलिए आइए हम लोग अब समझेंगे इसमें से एक एक टॉपिक करके। पहले समझ लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। क्या समझेंगे? ऋग्वेद के बारे में समझते हैं। अब समझते हैं ऋग्वैदिक साहित्य प्राचीनतम ग्रंथ बने। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। सब ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसका स्रोत एवं प्रार्थनाओं का भी इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाओं का भी उल्लेख मिलता है। अब समझते हैं कि इसके संकलनकर्ता कौन है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास हैं। कौन है? ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास हैं। अब समझते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 और 28 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। क्या है कि कुल ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 और 28 सूक्त हैं और 1052 कितने हैं? ऋचाएँ हैं। क्या हैं? ऋचाएँ हैं इसमें। अब समझते हैं हम लोग इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है उनको हम लोग देख लेते हैं, जो हमारे आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला इसमें क्या है? तीसरा मंडल में क्या है? गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का उल्लेख है। यानी शूद्र, गोत्र, शूद्र, वर्ण का इसमें उल्लेख है। अब देखते हैं 7वां मंडल। 7वां मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या है? 7वां मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं। एक बार और समझ लेते हैं। तीसरे मंडल में गोत्र, शूद्र, वर्ण का ये उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। कौन है? ऋषि विश्वामित्र हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किस वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। क्या? किस वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है? कौन सा है? 21 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया। अब देखते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल में सभी 114 सूक्त हैं जो सोम देवता के लिए होता है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध है, यानी सोम देवता के लिए उल्लेखित है। और ऋग्वेद में पढ़ने वाले क्या कहते हैं? पुरोहित होते हैं। क्या होते हैं? ऋग्वेद में पुरोहित होते हैं। क्या होते हैं? ऋग्वेद में पुरोहित होते हैं। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? एतरे एवं कौशिकी है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? एतरे एवं कौशिकी है। तो आई होप कि ये क्लास वैदिक काल में हम लोग
ऋग्वेद को काफ़ी अच्छे से समझें और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो इसमें हम लोग समझ गए काफ़ी अच्छे से। आई होप कि ये क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है। तो क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गई है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।